नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय है धूमिल की काव्य संवेदना। जी हाँ, धूमिल, जिनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है, समकालीन हिंदी कविता के प्रतिनिधि कवि। सुदामा पांडे धूमिल अपने समय के प्रतिनिधि कवि हैं और इस मायने में विशिष्ट हैं कि समकालीन कविता अथवा साठोत्तरी कविता की जितनी काव्य धाराएँ थीं, उनमें धूमिल का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। 60 के बाद हिंदी कविता में बहुत सारी काव्य धाराएँ एक साथ देखी जा सकती हैं, लेकिन उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण काव्य धारा है वह है प्रगतिशील कविता की धारा। प्रगतिशील कविता की धारा में धूमिल के साथ साथ केदारनाथ सिंह, अरुण कमल से लेकर राजेश जोशी, आलोक धनवा और बहुत सारे कवि आते हैं। लेकिन इन सारे कवियों के बीच में सबसे विरल और विशिष्ट आवाज़ है धूमिल की। धूमिल का जो परिवेश है उससे उनकी कविताएं कैसे निर्मित होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे उनकी काव्य चेतना निर्मित होती है। धूमिल का जन्म बनारस में खेवली गांव में हुआ 1936 में और मृत्यु 1975 में। सिर्फ 39 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई ब्रेन ट्यूमर से। धूमिल अपने समय के विशिष्ट कवि इसलिए माने जाते हैं कि उन्हें कविता लिखने का बहुत कम समय मिला, लेकिन कम समय में उनकी आवाज़ दूर तक सुनी गई। अपने समकालीनों में धूमिल जिस तरह से काव्य रचते हैं, संघर्ष की जिस तरह चेतना को रूपायित करते हैं, वह उनके जीवन परिवेश से खासा जुड़ा हुआ है। उनका जीवन परिवेश संघर्षों में बीता। सामान्य कृषक परिवार में उनका जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी न थी, लेकिन किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और अपनी पढ़ाई भी की। बचपन में ही उनके कंधों पर पूरे घर का भार आ गया। उन नौकरी भी की, बेहतर नौकरी की। लकड़ी का कारोबार था जिस पर नौकरी वो करते थे, जहाँ से उनका जुड़ाव था। एक बेहतर ज़िंदगी भी जी रहे थे, लेकिन अपनी जो उनकी चेतना थी, जो सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करती, उनका अपने मालिक से टकरार हो गया और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि बातचीत के क्रम में बार बार उनको ये लगा कि यह नौकरी उनके आत्मसम्मान के विरुद्ध है, और वह उस नौकरी को छोड़ने के बाद बनारस में ही रोजी रोजगार उन्होंने अपना शुरू किया। और जब बनारस से उनका आवागमन शुरू हुआ तो उस दौर में बनारस का पूरा साहित्यिक परिवेश धूमिल की कविता और उनके कवि व्यक्तित्व को निर्मित करता है। प्रोफेसर शिव प्रसाद सिंह, प्रोफेसर नामवर सिंह के छोटे भाई काशीनाथ सिंह, उसी दौर के प्रसिद्ध चित्रकार रामचंद्र शुक्ल, इन सब से उनका जो साबका हुआ, उससे उनकी जनवाजी चेतना का विकास होता है। और धूमिल अपनी कविता में बार बार जिस चीज़ को ले आने की कोशिश करते हैं वो जनता की आवाज़ है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोध में उनकी पूरी कविता आती है। वह उस जनता का जो सन 60 के बाद की जनता है, सन 60 के बाद की जो भारतीय राजनीति है, उसका वो प्रतिरोध दर्ज करते हैं। नेहरू युग से मोहभंग की कविता है उनकी, विद्रोह की कविता है उनकी। और यह भी कहा जाता है कि धूमिल अपने समय की जिस कविता से टकरा रहे थे, वह नई कविता के बाद की कविता की धारा, जिसमें तमाम सारी काव्य धाराएं एक साथ दिखाई देती हैं, उसमें एक अलग आवाज़ लेकर आते हैं। कुछ आलोचक उन्हें अकविता का कवि भी कहते हैं। अकविता का कवि इसलिए क्योंकि कविता के बने बनाए मुहावरों से अलग वह अकविता की उन कविताओं की धारा के साथ अपने को जोड़ने की कोशिश भी करते हैं जिसमें भाषा का भदेश रूप दिखाई देता है। और धूमिल, बात सही है कि अकविता से प्रभाव ग्रहण तो करते हैं, लेकिन अकविता का जो पूरा का पूरा भदेशपन है वह उनके यहाँ नहीं आता। आंशिक प्रभाव ज़रूर है, लेकिन धूमिल जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले कवि हैं, जन आक्रोश के कवि हैं। उन्हें एंग्री पोइट भी कहा जाता है। वो उस दौर के विद्रोही कवियों की गिनती में शुमार किए जाते हैं। और धूमिल जब कविता की बात करते हैं तो बार बार कविता के बारे में उनका यह कहना, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। तो ये बात जब वो कहते हैं तो आदमी और आदमियत में फ़र्क करते हैं। वो कहते हैं कि आदमी वही है जिसमें आदमियत हो, मनुष्यता हो, आत्म स्वाभिमान हो, ये सारी बातें।
और उस दौर में जब राजनीति से लोगों का मोह भंग हो रहा था, उसमें धूमिल भी आते हैं। जो नई व्यवस्था, सत्ता की, शासन की जो नई व्यवस्थाएं थी, कैसे लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही थी, जीवन का सुंदर रूप नहीं दे पा रही थी, एक मोह भंग की स्थिति सर्वत्र व्याप्त थी, उसमें खड़े होते हैं धूमिल और धूमिल मुखर प्रतिरोध दर्ज करते हैं। आप समझ सकते हैं कि समकालीन कविता का वह स्वर जो साठोत्तरी कविता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी सबसे मुखर संवेदना है राजनीतिक लोकतंत्र जो है उसकी समीक्षा, और वह समीक्षा धूमिल के यहाँ बार बार आपको दिखाई देती है। धूमिल की के काव्य संग्रहों से यह स्पष्ट होता है। धूमिल के मुख्य रूप से 3 काव्य संग्रह हैं: सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक, और कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। लेकिन वह जिस काव्य संग्रह के लिए जाने जाते हैं वह है संसद से सड़क तक। यह जो संसद से लेकर सड़क तक की जो कुव्यवस्था है, उसके खिलाफ उनकी कविता खड़ी होती है। उनकी कविता हर उस आदमी के साथ खड़ी होती है जो दर्द में जी रहा है, जो बेहाल है, जो गरीब है, जो संघर्ष करता हुआ मनुष्य है, उसके साथ उनकी कविता खड़ी होती है। वो बार बार उस पूरी संसदीय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और जब कहते हैं कि हमारे यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है, या जब वो कहते हैं कि हमारे यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है, ऐसी कविताएं जब वह कहते हैं तो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की समीक्षा कर रही कविता होती है। उसमें लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा लोकतंत्र हमारे किसी काम का नहीं, ऐसी संसदीय व्यवस्था हमारे किसी काम की नहीं जो हमें सौंदर्य नहीं दे सकती, हमें जीवन नहीं दे सकती, हमारे जीवन को खुशहाल नहीं कर सकती, हमें आत्मसम्मान से जीने का हक नहीं प्रदान कर सकती, और आज़ाद देश में गुलाम की तरह हम किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस तरह से वह मोह भंग है उनका पूरी संसदीय प्रणाली से। और राजनीतिक मुखरता समकालीन कविता की प्रतिनिधित्व करने वाली संवेदना भी है, और जिसकी सबसे मुखर आवाज़ धूमिल है। इसलिए धूमिल को समकालीन कविता का केंद्रीय कवि भी कहा जाता है, जहाँ से कविता को एक नई आवाज़ मिलती है। आप समझ सकते हैं कि धूमिल की पूरी कविता में ये सारी बातें इस तरह से दिखाई देती हैं। उनकी महत्वपूर्ण कविताएं, जिसमें मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, किस्सा जनतंत्र, नक्सलबाड़ी, समाजवाद, ऐसी तमाम सारी कविताएं हैं जिसमें उस पूरे परिदृश्य में जो वैचारिकी है उस पर वो बातचीत करते हैं। धूमिल जब यह कहते हैं, आज़ादी क्या सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है, या इसका भी कोई खास मतलब होता है। ऐसी कविताएं जो सपाट बयानी तो लगती हैं लेकिन संवादी कविताएं हैं, प्रश्न करती हुई कविताएं। इसके पहले हिंदी कविता में ऐसी मुखर आवाज़ नहीं सुनी गई थी, जो सीधे सीधे सत्ता को ललकारने वाली आवाज़। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि धूमिल अपनी पूर्ववर्ती कविता में जिन कवियों से जुड़ते हैं वो कबीर की आवाज़ की कविता है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की धारा से जुड़ते हैं, वो निराला से जुड़ते हैं, वो मुक्तिबोध से जुड़ते हैं, वो नागार्जुन से जुड़ते हैं। लेकिन उन सब के बीच में धूमिल अपने समय के विरल और विशिष्ट कवि इसलिए हैं क्योंकि तात्कालिकता का जो प्रभाव धूमिल पर है, वैसा प्रभाव उस दौर के तमाम कवियों पर होते हुए भी उस तरह से नहीं है। यह उनकी कविता की सीमा भी बताया गया। आलोचकों ने ऐसा बताया कि धूमिल की कविता में जो आक्रोश है, वह आक्रोश उस दौर की जो तात्कालिकता है, जो समस्याएं हैं, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में वो कविता में आती, जबकि कविता की आवाज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। कविता में विरोध होना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा स्वर होना चाहिए जो उसे सार्वकालिक चेतना प्रदान करता है। ये बात सही है कि ऐसे मायने में धूमिल की कविता कई जगह कमज़ोर भी पड़ती है, लेकिन धूमिल को उससे फर्क नहीं पड़ता। कारण कि धूमिल जिस जीवन को जी रहे थे वह उस जीवन में लगातार उनको हताशा उनके हाथ आ रही थी। धूमिल अपने पूरे परिवेश में जिस तरह से जद्दोजहद कर रहे थे, जिस तरह से जीवन के साथ संघर्ष कर रहे थे, उसमें आम आदमी के साथ वो जिस तरह से खड़े होते हैं। और यह भी खास बात है कि धूमिल की कविता के बारे में यह भी प्रश्न उठाया जाता है कि धूमिल जन पक्षधर कवि हैं कि जन विरोधी कवि हैं। कई मायने में उन्हें कुछ आलोचकों ने यह भी कहा कि जनता के प्रति वह आक्रोश भी प्रकट करते हैं,
लेकिन अगर आप उसके गहराई में जाएं कविता में, जैसे अकाल दर्शन जैसी कविता है, अकाल दर्शन जैसी कविता में वो जो जनता है उसे निसंग, असहाय, पंगु और तटस्थ कहते हैं। उनका कहना है कि जनता जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी सत्ताधारियों के खिलाफ, शोषण करने वाली सत्ताओं के खिलाफ, तब तक उसकी वही गति होने वाली है। और जनता को इसके लिए वो प्रेरित करते हैं, उससे प्रश्न करते हैं और बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं कि जनता के साथ खड़े होना मेरी ज़रूरत है, लेकिन उस जनता के साथ नहीं जो तटस्थ भाव से है, जो अपने शोषण के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती, उस जनता का कुछ नहीं होने वाला है। और कवि बार बार अपनी कविताओं में इस चीज़ का आवाहन करता है और कहने की कोशिश भी करता है कि कैसे आवाहन इस तरह से करता है कि क्रांति की ज़रूरत है, और ये ऐसी क्रांति जो मानवीयता की क्रांति है, जो शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ करने वाली क्रांति है। इस तरह से वो एक सामूहिक चेतना के बारे में बातचीत करते हैं और गरीब और असहाय और संघर्षरत जनता की तरफ से खड़े होकर बार बार वो आवाज़ लगाते हैं। उनकी कुछ कविताओं को देखा जा सकता है इस संदर्भ में कि कैसे वो जनपक्षधर कवि हैं, जनता की तरफ से खड़े हैं, एक प्रश्नाकुल कवि की तरह प्रश्न करते हुए सत्ताधारियों से प्रश्न करते हैं और उस जनता से प्रश्न करते हैं जो जनता बार बार असहाय तो है, लेकिन अपनी असहायता को दूर करने की कोई कवायद नहीं कर रही है। उसके खिलाफ वो खड़े होते हैं और कहते हैं, उनके अंदर एक नई चेतना भरने की कोशिश करते हैं। उनकी एक कविता है कि वहाँ न जंगल है न जनतंत्र है, भाषा और गूंगेपन के बीच कोई दूरी नहीं, एक ठंडी और गांठदार अंगुली माया टटोलती है, सोच में डूबे हुए चेहरे और दरकी हुई ज़मीन में कोई फर्क नहीं है। यह उनकी एक और कविता जो इस तरह से है, जो जनपक्षधर कविता है कि इसलिए उठो और अपने भीतर छुपे हुए जंगल को आवाज़ दो और उसे जगाओ और देखो कि तुम अकेले नहीं हो और न किसी के मुहताज हो। लाखों हैं तुम्हारे इंतज़ार में खड़े हैं, वहाँ चलो उनका साथ दो और इस तिलिस्म का जादू उतारने में उनकी मदद करो। ये जो तिलिस्म है सत्ता का, ये तिलिस्म है शोषण का, उस पूरी व्यवस्था का, उसके जादू को मिटाने के लिए जनता को आवाज़ देते हैं धूमिल, और बार बार यह कहने की कोशिश करते हैं कि जब तक हम इस चेतना के साथ, सामूहिकता के साथ हम आवाज़ नहीं लगाएंगे, यहाँ कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। धूमिल के बारे में यह भी कहा जाता है कि धूमिल की पूरी कविता में उस दौर में जो 60 के बाद की जो कविता है, जिसमें एक तरफ कविता का धुन दिखाई देता है, स्वर दिखाई देता है, नई कविता की गूंज भी सुनाई पड़ती है, प्रयोगवाद का भी असर दिखाई पड़ता है और नवगीत की कविता का असर भी है। तो इसमें अगर आप धूमिल के बारे में बात करें तो धूमिल अपने शुरुआती दौर में गीत से शुरू कर गीतात्मकता की तरफ बहुत प्रभावित हुए, लेकिन वो जो जनगीत की तरफ से, जो जन आवाहन के गीत हैं, उनसे बहुत प्रेरित थे धूमिल। लेकिन बार बार धूमिल की कविता में गद्यात्मकता का दबाव बढ़ता गया और इतना तक बढ़ता गया कि धूमिल की कविता भाषण जैसी लगने लगी, सपाट बयानी की तरह कविता लगने लगी। लेकिन धूमिल ने जिस तरह से मुहावरे गढ़े कविता में, धूमिल ने जो नए नए मुहावरे कविता में दिए, वह उस दौर में कविता की एक प्रतिनिधि आवाज़ बन गया। तमाम कविताएं, जैसे जनतंत्र पर उन्होंने जो व्याख्या की, समाजवाद पर जो उन्होंने व्याख्या की, संसदीय प्रणाली पर जो उन्होंने व्याख्या की, या आदमी पर बातचीत की। और कविता के बारे में क्या कहें, कविता के बारे में तो धूमिल ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं कि कविता क्या होती है। कविता में जब वो कहते हैं कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, या मेरे सामने हर व्यक्ति एक जोड़ी जूते की तरह है जो मरम्मत के लिए खड़ा है। मोचीराम जैसे व्यक्ति पर कविता लिखते हैं और यह कविता में एक नई तरह की चेतना है कि जिसमें व्यक्तियों पर कविताएं कम लिखी गई थीं, उस पर मोचीराम जैसे व्यक्ति पर कविता लिखते हैं। मोचीराम के व्यक्तित्व से उनका व्यक्तित्व कैसे मिलता है, उसकी जो मुखरता है वह उनकी भी मुखरता है, और वह प्रश्नाकुल निगाहों के साथ कैसे लोगों से बातचीत करता है और हर एक व्यक्ति को उसके जूते की नाप से उसकी व्याख्या करता है। और बार बार इस तरह की जो संवाद धर्मिता है वह उनकी कविता को विशिष्ट बनाती है। ये बात और है
कि धूमिल को बाद के आलोचना में अगर हम पढ़ें, जो आलोचना में धूमिल को जिस तरह से देखा जाता है, तो धूमिल को अपने पूरे परिदृश्य के कवियों में इस मायने में तो महत्वपूर्ण माना जाता है कि धूमिल संसदीय प्रणाली, स्वतंत्रता की चेतना या युग का जो मॉडल है, उसके मोहभंग से वो उपजी हुई उनकी कविता है। और उसमें कविता में बहुत सारे ऐसे तत्व नहीं दिखाई देते जो उनको एक बड़ा कवि बनाए, लेकिन यह एकांगी मूल्यांकन होगा धूमिल का। धूमिल की कविता में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो तात्कालिक होते हुए आदमियत की बात करते हैं, मनुष्यता की बात करते हैं, और मनुष्यता की इस कदर बात करते हैं जो हर युग के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब तक संघर्ष व्यक्ति नहीं करेगा, जब तक सत्ता के तमाम विषमताओं का विरोध नहीं करेगा और अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं करेगा, तब तक वह मनुष्य होने की शर्त नहीं पूरा कर सकता। और ऐसे में धूमिल की पूरी कविता एक मनुष्य होने की शर्त पर टिकी कविता है, जनपक्षधर कविता है, आज़ादी के बाद के बदलावों की समीक्षा करती हुई कविता है। धूमिल की कविता हिंदी कविता के नए मुहावरों को गढ़ने वाली कविता है। और यह बात सही है कि धूमिल की कविता में जो भाषा उनकी है वो एकदम नई ताजगी लेकर आती है। एक ऐसी भाषा जो अभी तक कविता में कमतर रूप से आती है। नागार्जुन की कविता में वो कुछ दिखाई देती है। नागार्जुन जिस तरह से कविता में बातचीत करते हैं, जिसमें कहते हैं वो घुन खाए शहतीरों कर की पर की बाड़ा खरी विदाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर विस्तुइया नाचे, या जमा जमा बेबस बच्चों पर मिनट मिनट पर 5 तमाचे, इसी तरह दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। या रघुवीर सहाय की वो कविता जिसमें बार बार वो कहते हैं कि फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, राष्ट्रगान में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो वो लय जो है, वो जो बातचीत है, जो संवाद है, जो जनता की तरफ से आवाज़ है, उसका रूप आपको धूमिल के यहाँ दिखाई देता है। और धूमिल की भाषा मुहावरों से भरी हुई भाषा है। धूमिल की भाषा व्यंग परक शैली की भाषा है, एक ऐसी व्यंग भाषा जो लोगों को तिलमिला देने वाली भाषा। और हम सब जानते हैं कि कविता में जो व्यंग भाषा है उसकी सृजनात्मकता की सबसे खूबसूरत भाषा होती। नागार्जुन का व्यंग, रघुवीर सहाय का व्यंग, या भारतेंदु हरिश्चंद्र का व्यंग, या कबीर का व्यंग, समकालीन कविता में उस व्यंग को अगर तलाशना है तो हमें धूमिल की कविता को पढ़ना पड़ेगा। धूमिल इन सारे तत्वों के बीच में जो व्यंग करते हैं, उनकी कविता एक रोटी और संसद है, जिसमें वो रोटी और संसद के बारे में बातचीत करते हैं और कहते हैं एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। ये तीसरा आदमी कौन है, मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। इस तरह की कविताओं में जो प्रश्नाकुलता है, और बार बार वह तमाम उन सारे राजनेताओं से, सत्तासीनों से, शोषणकारी व्यवस्था के नुमाइंदगों से प्रश्न करते हैं और जनता को चेतना से संपन्न करना चाहते हैं कि इनकी शिनाख्त करने की ज़रूरत है, इन्हें पहचानने की ज़रूरत है। अगर इन्हें पहचान नहीं पाएंगे तो हमारे शोषण का यह जो स्वरूप है यह रुकने वाला नहीं है। इस शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ खड़ी होती हुई धूमिल की कविता हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। और एक और बात धूमिल की कविता में जो मुझे बार बार महत्वपूर्ण लगती है कि धूमिल हमारे बीच के कवि लगते हैं। धूमिल हमारी अपने बीच की भाषा को ले आते हैं, और धूमिल कविता की वह भाषा, कविता की वह परंपरा जो लगातार अपने सौंदर्य को लेकर, अपने भाषा की कलात्मकता को लेकर जनता से दूर चल जा रही थी, उस कविता को जनता के साथ जोड़ते हैं। और जनता की तरफ से खड़े होता हुआ कवि जब अपनी बात कहता है तो वह ऐसी ही भाषा में कहता है जैसे कि धूमिल कहते हैं। और धूमिल की कविता में ये सारी बातें साफ साफ नज़र आती हैं। हाँ, धूमिल की कविता को आकलित करने के लिए हमें समकालीनों के साथ थोड़ी तुलना करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और कर भी सकते हैं हम। तो उसमें कुछ जगहों पर धूमिल थोड़ा मुखरता ज़्यादा है, उनके यहाँ आक्रोश ज़्यादा है, और यह आक्रोश उनके परिवेश से उपजता है। एक ऐसा परिवेश
जिसमें रोज खाने के लिए संकट खड़ा होता है, एक ऐसा परिवेश जिसमें रोज वह कैसे संघर्ष करता हुआ व्यक्ति जो अपने बच्चों को, अपनी बीवी का पेट नहीं भर पा रहा है, और ऐसी स्थिति जिसमें सब कुछ उसके पास प्रतिभा है, उसके पास समझ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन संघर्ष उसका रुक नहीं रहा है, शोषण की व्यवस्था में कैसे वह पिस रहा है। ऐसे में वह जो आवाज़ लगाते हैं, वह जो कविता रचते हैं, वह हमारी अपने बीच की कविता बन जाती है। और धूमिल की कविता इस मायने में हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धूमिल के बारे में उनके मित्र और बाद में उसी दौर के बड़े आलोचक जो धूमिल की कविता के बारे में बातचीत करते हैं, जिसमें कई सारे आलोचकों ने अलग अलग तरीके से बातचीत की है। काशीनाथ सिंह ने एक जगह संस्मरण में लिखा है धूमिल के बारे में कि धूमिल की जो कविताएं हैं उसमें आक्रोश इसलिए है क्योंकि धूमिल अपने समय की दुर्व्यवस्था को सहन नहीं कर पाता था, वो तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करता था। एक ऐसा कवि जो जनता की तरफ से संवेदना के मामले में तुरंत खड़े होने वाला कवि, जो किसी भी प्रकार की विषमताओं को न सह पाने वाला कवि, वो उन्होंने लिखा है कि हम सबके बीच में सबसे ज़्यादा संवेदनशील था धूमिल। धूमिल के बारे में उन्होंने कई जगहों पर इस तरह से लिखा है। अब जो अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति होता है, जाहिर सी बात है थोड़ा प्रतिक्रियावादी तो होगा ही, और वो प्रतिक्रियाएं उनकी कविता में बार बार दिखाई देती हैं। लेकिन धूमिल वहाँ नहीं नज़र आते। धूमिल वहाँ नज़र आते हैं जहाँ प्रतिक्रिया के साथ साथ उनकी कविता में संवेदना की गहराई नज़र आती है, जिसमें उस पूरी प्रणाली के साथ कविता में वो खड़े होते हैं और अपनी परंपरा से भी जुड़ते हैं, और अपनी कविता में एक विरल आवाज़ सुनाई पड़ती है उनकी कविता में। तो धूमिल अपने परिवेश के साथ जुड़ती हुई कविता उनकी है। जनतांत्रिक व्यवस्था का जो विषमताएं उसका विरोध करने वाली उनकी कविता है। और धूमिल ऐसे कवि हैं जो उस समय की कविता में जो राजनीतिक मुखरता जिसे कहते हैं उसके वो महत्वपूर्ण कवि माने जा सकते हैं। इस तरह से धूमिल की कविता में ये कुछ विशेषताएं उभर कर आती हैं जिनसे हम धूमिल को समझ सकते हैं, उनकी कविता का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। और धूमिल के बारे में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में जब चारों तरफ राजनीति में विषमताएं जिस तरह से व्याप्त थीं, या कविता में आदमी की उपस्थिति किस तरह से होनी चाहिए, और उसके साथ साथ वो अपनी कविता में जो गद्य का दबाव है, जो उस दौर की कविता की मुख्य विशेषता थी कि गद्यात्मकता कविता में थोड़ी ज़्यादा दिखाई पड़ती है, वह सब भी धूमिल की कविता में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से धूमिल अपने दौर के विरल और विशिष्ट कवि हैं। धूमिल अपने समकालीनों में अपने शिल्प और भाषा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। धूमिल की कविता में जो उनकी सपाट बयानी है, जो उनकी मुहावरेदानी है भाषा की, और इसके साथ साथ भाषा में जो नाटकीयता का तत्व है, वो उन्हें विरल कवि बनाता है। धूमिल भाषा में कथात्मकता और नाटकीयता का बहुत खूब प्रयोग करते हैं, और इसके साथ साथ क्रियापदों का भी खूब प्रयोग उनकी कविता में मिलता है। और कविता किस तरह से होनी चाहिए, इस पर तो बार बार वह अपनी भाषा के बारे में लिखते हैं कि भाषा मेरे लिए क्या है। मसलन उनकी कविता नाम की शीर्षक से एक कविता ही है जिसमें इन पंक्तियों में वो भाषा के बारे में जब लिखते हैं और कहते हैं कि उसे मालूम है कि शब्दों के पीछे कितने चेहरे नंगे हो चुके हैं, और हत्या अब लोगों की रुचि नहीं आदत बन चुकी है। वह किसी गंवार आदमी की ऊप से पैदा हुई थी और एक पढ़े लिखे आदमी के साथ शहर में चली गई। जिस तरह से शब्दों के द्वारा वह एक पूरी संस्कृति को बुनते हैं, भाषा की एक नई संस्कृति को बुनते हैं कि कैसे ऊप से पैदा हुई थी और कैसे वह शहर चली गई, या तमाम सारे इस तरह से मुहावरे जब वो गढ़ते हैं और यह कहते हैं कविता के बारे में, कविता के मार्फत जब वो ये बातचीत कहते हैं तो उनके सामने स्पष्ट है कि कविता सिर्फ आदमी के लिए नहीं है, कविता आदमी की नवैयत के बारे में बातचीत करती है, और आदमी की जो नवैयत होती है वह भाषा में ही दिखाई देती है। तो भाषा के संदर्भ में कई बार वह सपाट धर्मिता भी उनकी कविता में नज़र आती है, लेकिन कुछ ऐसे मुहावरे हैं और ऐसे भाषा का ऐसा स्वरूप है
जो धूमिल की कविता की विरलता है। मसलन हमारे यहाँ संसद तेली की वह कहानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, और ये छोटी छोटी पंक्तियाँ ये जनता की जनभाषा की पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों के मार्फत हम धूमिल की कविता अपनी अलग पहचान बनाती है, और वह बार बार जब इस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं या तमाम सारे उन सब मुहावरों का प्रयोग करते हैं, कुछ जगहों पर उनकी भाषा भदेश भी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसे शब्दों का जब वह प्रयोग करते हैं तो उनकी भाषा को कुछ दूसरी नज़र से देखा गया, ऐसी नज़र से जिसमें आलोचकों ने कहा कि यह भारतीय चेतना की जो भाषा है या भारतीय कविता की जो भाषा है उससे अलग भाषा है, और इस भाषा को हिंदी कविता की जो विशिष्ट विरल पहचान है कविता की, उससे कुछ अलग इसे कहा जा सकता है। इसे उस स्वस्थ परंपरा में शामिल नहीं किया जा सकता। मसलन कुछ पंक्तियां आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वो जो कविता है कि जिसमें वो लिखते हैं कि एक संपूर्ण स्त्री होने के पहले ही गर्भाधान की क्रिया से गुजरते हुए उसने जाना कि प्यार घनी आबादी वाली बस्तियों में मकान की तलाश है। लगातार बारिश में भीगते हुए उसने जाना कि हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है, और कविता हर तीसरे पाठ के बाद नहीं। जब कोई अर्थ खोजना व्यर्थ है, पेशेवर भाषा के तस्कर संकेतों और बैलमुत्ती इबारतों में अर्थ खोजना व्यर्थ है। हाँ, हो सके तो बगल से गुजरते हुए आदमी से कहो, लो यह रहा तुम्हारा चेहरा, यह जुलूस के पीछे गिर पड़ा था। इसमें आक्रोश है, लेकिन पंक्तियों के बीच में जिस तरह से स्त्री या लड़की का जो प्रयोग जिस तरह से आता है, वह जो भदेशपन है भाषा का, वह जो मुहावरे हैं जिस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं, उन्हें उन कवियों की लिस्ट में या उन कवियों की फहरिस्त में खड़ा कर देता है जो अकविता के कवि हैं, जो कविता में बार बार जो बातचीत करते हैं, जिसमें कई जगह अश्लीलत्व का दोष भी लगा है उनकी कविता में। वह कुछ कुछ तो कह सकते हैं, लेकिन इसको अगर पूरेपन में पढ़ा जाए, धूमिल की कविता की इस पूरेपन के साथ इसको पढ़ा जाए तो शायद वह दोष नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन हम उसमें से बीच की पंक्तियां अगर निकाल कर उसको उदाहरण के स्वरूप प्रस्तुत करते हैं तो शायद हमें वो चीज़ नज़र आती है जो नई कविता के इस दौर में अकविता के कवियों में, जिसमें राजकमल चौधरी हैं, जगदीश्वर चतुर्वेदी हैं, सौमित्र मोहन हैं, ये तमाम कवि हैं जिनकी कविताओं में इस तरह के बार बार, या मोना गुलाटी हैं, इनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। और हम सब जानते हैं कि हिंदी कविता के इतिहास में उन कविताओं को तरजीह नहीं दिया गया। अब दूसरी बात यहाँ यह भी है कि अगर इसी तरह की कविता बार बार लिखते हैं धूमिल, तो धूमिल समकालीन कविता का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि कैसे हुए? तो ये बात सही है कि धूमिल की कविताओं में ये पंक्तियाँ बीच बीच में आती तो हैं, लेकिन वह कविता की प्रदीर्घ परंपरा जो उनकी है, जो लंबी कविताएं जिस तरह से वो लिखते हैं, कविता की उनकी पूरी बुनावट है, वह ज़्यादा संप्रेषणीय कई जगह हो जाती है। और वह जो आक्रोश है, वह जो आवेग है कविता में, जो संघर्ष करने की जो चेतना है, जो टीस है, वो जो करुणा है, उसकी भी प्रतिक्रिया या कहा जाए उसका रूपायन इन शब्दों में भी नजर आता है। और ऐसे में धूमिल की कविता हमारे लिए इस मायने में महत्वपूर्ण है कि धूमिल की कविता में जो गांव और शहर दोनों का जो टुच्चापन है वह भी नजर आता है। टुच्चापन लोगों का, जनता का, शोषणकारी व्यवस्था का, जो शोषण करने वाली शक्तियां हैं वो कैसे टुच्चेपन के साथ नजर आती हैं। तो धूमिल का कहना है कि उस चीज को समझने के लिए कई बार भाषा के स्तर में नीचे उतरना पड़ता है, और भाषा के स्तर पर नीचे उतरकर ही उसका प्रतिरोध हम दर्ज करा पाते हैं। तो यह धूमिल की अपनी कहन है, धूमिल की अपनी विरल कहन है। और धूमिल जिस तरह से इन चीज़ों को व्यक्त करते हैं, तो धूमिल की कविता हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि धूमिल आज़ादी के बाद के दौर में जो राजनीति है, जो समाज है, जो संस्कृति है, जो जनतांत्रिक व्यवस्था है, जो लोकतंत्र है, उसकी समीक्षा करने वाले मुखर कवि हैं। हाँ, इस समीक्षा में वो कभी कभी भदेश भी हो जाते हैं, लेकिन जनता की तरफ से वो खड़े होते हैं, जन पक्षधर कवि हैं, विद्रोह करने वाले कवि हैं। और ये बार बार चीज़ें इसलिए करते हैं कि धूमिल एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जो शोषण मुक्त समाज हो, एक ऐसा समाज जिसमें हर जनता का हर व्यक्ति, या कहा जाए समाज का हर व्यक्ति
जो अपने लिए लड़ सके, अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। तो इसलिए धूमिल दोनों तरफ से लड़ाई लड़ते हैं या संघर्ष करते हैं। एक तरफ उस सत्ता के खिलाफ जो शोषण करने वाली सत्ता है, और एक ऐसी जनता जो अपने ऊपर शोषण होते हुए देखकर भी तटस्थ है, उसके खिलाफ भी धूमिल आवाज़ लगाते हैं। और इन दोनों के बीच में उनकी भाषा कई बार भदेश भी होती है, कई बार सकारात्मक और क्रियात्मक पदों के साथ वह बड़ी खूबसूरत भी नज़र आती है। तो इसे हम कह सकते हैं ये जनता के बीच से निकली हुई जनभाषा है, जनपक्षधर कवि धूमिल की। धन्यवाद।